हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भाई, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट। और आपको पता होना चाहिए इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। केमिस्ट्री में 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है ना? तो आओ जल्दी से जल्दी मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। क्लियर है? तो देखो भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रो वर्ड जो आया है वो आया है किससे, आप ऐसा समझो, इलेक्ट्रो वर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना? और यहाँ पे दिया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब हम लोग बात कर सकते हैं किसके बारे में, केमिकल एनर्जी के बारे में। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जानेंगे, केमिकल एनर्जी के बारे में जानेंगे, और इसका कन्वर्जन मतलब एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस इतना ही हम करने वाले हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, बोलना है एक बार। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of relationship between the electrical energy and the chemical energy and the interconversion of one form to another। देखो यही लिखा हुआ है, देखो। The branch of chemistry which deals with the study of relationship between the electrical energy and the chemical energy and the interconversion of one form of energy into another। क्लियर है ना? तो ये पार्ट पूरा हम लोग करने वाले हैं। तो एक बात बताओ यार, तुम जो एनर्जी को चेंज करोगे क्या हवा में कर दोगे? ऑब्वियस सी बात है। फॉर दैट वी नीड सम टाइप ऑफ सेल। और यहाँ पे जो सेल हम लोग लेते हैं वो कौन सा सेल लेते हैं भैया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल लेते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया जाता है। ठीक है ना? अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है। क्या? अगर मुझे जाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो फॉर दैट वी नीड गैल्वेनिक सेल। ठीक है? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वापस से दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक मेरा गैल्वेनिक सेल है जो केमिकल एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और एक मेरे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। मतलब हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, और हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना? वैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, आगे पूरा कंसेप्ट आने वाला है, अच्छे से उतार लेंगे। उतारते जाओगे कंसेप्ट में क्लियरिटी आते जाएगा। क्लियर है? जल्दी से उतारो। चलो भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सॉल्यूशन का वन शॉट डाल दिया है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डाल दिया है, ऑर्गेनिक का तो सारा डला हुआ ही है, कोऑर्डिनेशन का भी डला हुआ ही है। ठीक है? अब मेरे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है, वो सब करते जाएंगे। ठीक है? चलो भैया, हो गया ना? और अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ाना है तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। देखो मैंने हर एक कंसेप्ट लिया है, बताते हुए चलूंगा। ठीक है? रेडॉक्स का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता होगा। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसको स्किप मत कर देना। होता है क्या, ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग बेसिक बेसिक चीज छोड़ देते हैं। ठीक है ना? रिडक्शन का मतलब क्या होता है और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, मैं छोटा सा बता देता हूं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, पहली बात तो अपने को पता होता है भैया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर कोई आया है तो कोई जाएगा, कौन जाता है भैया? यहां पे बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? ये सब ज्यादातर ऑर्गेनिक में काम आता है, पर यहाँ पे जो हमें मेन देखना है वो ये देखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लो ए है, ठीक है ना? क्या है मेरा, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास ए है, और एक इसमें चला गया ए प्लस में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो भैया यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये बात पता होना चाहिए। ठीक है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर इसी का उल्टा मेरा हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? और यहाँ पे अगर रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? और अगर यहाँ पे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज कॉल्ड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट वी टेक एन एग्जांपल, ए था, या मान लो यहाँ पे बी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने ए लिया है। अब बी ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, और वो किस में चला गया, बी माइनस में। ठीक है? तो ये मेरा क्या हो जाता है, रिडक्शन, और ये मेरा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन।
दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है ना? और जिस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा उसी को बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। क्लियर है? इसको उतारो, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, जल्दी उतारेंगे। रिडॉक्स के बिना ये चैप्टर हो ही नहीं सकता, हर जगह पे काम आने वाला है। क्लियर है? जल्दी उतारो। 9 मार्क्स का वेटेज है, न्यूमेरिकल्स अच्छा खासा आता है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे मेन कंसेप्ट पे। देखो, मैंने एक बहुत फेमस एग्जांपल लिया, यही एग्जांपल ही हर जगह पे यूज आने वाला है। मैंने लिया जिंक सॉलिड, साथ में लिया कॉपर सल्फेट, ये एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जिंक है, यहाँ पे देखो कौन है भैया, जिंक है, और यहाँ पे कौन है, कॉपर है। जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगा, ठीक है ना? अगर याद नहीं भी है, पहले मेन मेन कंसेप्ट देखते हैं कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और ये तो हमें रटा हुआ ही रहता है। और यहाँ पे क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, और साथ में क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने को मिला कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जिंक पे पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया है। और आपको पता होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है? और यहाँ देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन गया है, तो मैं बोलूंगा कि रिमूवल 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 ऑफ क्या, ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना? अब कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये गया है ऑक्सीडेशन पे, तो जो ऑक्सीडेशन में जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। उल्टा हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है भैया? जो ऑक्सीडेशन में जाता है उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद जाता है रिडक्शन में उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना, रेड्यूसिंग एजेंट का काम होता है सामने वाले का रिडक्शन करना। क्लियर है ना? तो याद रखेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा, वहां पे यही रिएक्शन लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो, ये तो मैंने पूरा कंप्लीट लिख दिया है, पर कभी कभी इसको आयंस के फॉर्म में लिख देते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कॉपर सल्फेट होता है, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो कॉपर पे क्या होगा, +2, ये पता होना चाहिए। तो कभी कभी इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख देते हैं, तो दिमाग में रखेंगे, जैसे जिंक सॉलिड है और यहाँ पे लिख दिया कॉपर +2 एक्वस, तो मीन्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट है। और ये किसमें चला जाएगा, देखो सल्फेट पे -2 है तो जिंक पे क्या है, +2, तो ये चल जाएगा किसमें, जिंक +2 एक्वस, और साथ में मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉपर सॉलिड। ठीक है? तो ये सेम रिएक्शन आयंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, जिंक 0 था, +2 आ गया, तो आपको पता है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। +2 था, गेन किया तो 0 हो गया, गेन करने पे माइनस की तरफ जाते हैं, और ये मेरा क्या हो गया, रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है तो इसको रिडॉक्स बोल देंगे। और ये मेरा क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो दोनों बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो भैया, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊं, जल्दी उतारो फटाफट से। कंसेप्ट में एक पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे पता था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो भैया, भैया भैया। ओके, एक एनसीईआरटी में छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो कि मेरे पास एक पॉट है, ठीक है, मेरे पास एक पॉट है, किसका, जिंक का पॉट है, ठीक है, और उसमें मैंने कॉपर सल्फेट डाला, ठीक है। तो क्वेश्चन था, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन अ जिंक पॉट, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन अ जिंक पॉट? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जैसे आप कॉपर सल्फेट को डालोगे कुछ देर बाद आओगे, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये रिएक्शन देख सकते हो, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लिखना पड़ेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉमा, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। ठीक है ना? तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में आ जाएगा, तो हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है पता चल गया, बेसिक पता चल गया, क्योंकि इसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में जाते हैं। पढ़ने के लिए रिडॉक्स पता होना चाहिए, हल्का सा बेसिक बता दिया कि रिडॉक्स में होता क्या है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं।
अब हमें पढ़ना है एक एक करके सेल, दो टाइप का सेल पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है। और वेरी फेमस क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है ना? आओ देखो, आपको पता है गैल्वेनिक सेल का अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता चल गया कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, एक डिवाइस है, एक सेल है, केमिकल एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना? और एक बात वैसे लिखा हुआ है कि गैल्वेनिक सेल ना एक टाइप का मेरा क्या है, डैनियल, इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डैनियल सेल भी बोला जाता है या इसको वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है। ठीक है, अगर मुझे गैल्वेनिक सेल समझना है, ठीक है, तो आओ मैं आगे समझाता हूँ। पहली बात पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं और वोल्टेइक सेल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और इसको हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोलते हैं, और इसको वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है। एमसीक्यू में आएगा तो पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी उतार लो फटाफट। दैट्स कॉल्ड माय गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक मींस केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादातर, मतलब इसी से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं यार। ठीक है, चलो हो गया, ये लिख लिया। एक एक चीज लिखते चलना भैया। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ क्योंकि बहुत काम आता है गैल्वेनिक सेल में, डाउट आता है। देखो, इसमें ना एक शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, लोन, LOAN। ये शॉर्टकट याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल में लोन बहुत काम का शॉर्टकट है। आप बोलोगे सर लोन ये क्या है, लोन लेना है क्या? अरे भैया लोन नहीं लेना है। देखो, एल का मतलब होता है लेफ्ट। क्या होता है एल का मतलब, लेफ्ट, लेफ्ट साइड। ठीक है, अभी दिखाऊंगा। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ए का मतलब होता है एनोड और एन का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या है? अभी जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो डाउट आता है कि सर एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, उसका चार्ज क्या होगा, माइनस या प्लस। तो शॉर्टकट से सब क्लियर हो गया कि LON, एनोड मतलब, ए मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और ये कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड। तो ऑटोमेटिकली कैथोड कैसा चार्ज हो जाएगा, कैथोड मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, और कैथोड रखा जाएगा राइट साइड। क्लियर है ना? तो आओ मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको गैल्वेनिक सेल बहुत अच्छे से बताता हूँ। और इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन, सब्जेक्टिव में बार बार आया हुआ है। क्लियर है? चलो भैया देखो, मैंने यहाँ पे जुगाड़ थोड़ा सा पहले से बना के रखा है कि टाइम बचे। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। मैंने यहाँ पे लिया है ZnSO4 जिंक सल्फेट। कितना लिया, 1 मोलैरिटी लिया, स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रहे हैं। और जिसका सॉल्यूशन होता है उसी का इलेक्ट्रोड लेते हैं। यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना? अब देखो बेसिकली पता हूँ मैं आप करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट से बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यही रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है गैल्वेनिक सेल में। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे ZnSO4 है, यहाँ पे जिंक है, और यहाँ पे कॉपर लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और ये भी कितना है, 1 मोलैरिटी। इतना बात क्लियर है? चलो स्टार्ट करो, आराम से समझना, डाउट आएगा फिर बताऊंगा। देखो क्या होता है, क्या आपको एक बात पता है कि जिंक आपने रिएक्शन में देखा था ना, अभी देखो कहाँ गया भैया, रिएक्शन में भी आपने देखा था कि जिंक जो है इसका क्या होना होता है, ऑक्सीडेशन। जिंक क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। देखो यहाँ पे कंसेप्ट में आते हैं फटाफट से। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डाले, देखो एक बात आप अच्छे समझना, यहाँ पे जिंक सल्फेट है तो पहले से यहाँ पे सॉल्यूशन में Zn+2 होगा, SO4-2 होगा, Zn+2 होगा, SO4-2 होगा। ये जिंक सल्फेट है मेरा। ठीक है, जैसे मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड को डाला तो जिंक किस में जाना चाहता है, Zn+2 में, और अपना वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आ रहा है ना? हाँ ठीक है, अब देखो जैसे मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड को डाला तो जिंक यहाँ पे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। किसमें, Zn+2 में। किसमें, Zn+2 में। कब तक जाएगा, इक्विलिब्रियम तक, क्योंकि आपको पता है प्लस प्लस में फिर रिपल्शन होने लगता है। ठीक है ना? और जैसे Zn+2 में जाने लगा तो भैया ऊपर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Zn+2 में चला गया तो बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेरा कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पे मेरा कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। और इलेक्ट्रॉन मेरा कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई एनोड मेरा कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रोड में कौन है भैया, मेरा इलेक्ट्रॉन है। कौन है? अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, देखो भैया अब होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर।
तो जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया भैया। अब ये देखो यहां से कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, अब देखो जिंक डिसॉल्व होता है, जिंक डिसॉल्व होता है तभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, जिंक किसमें चला गया, Zn+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे कौन है, कॉपर पे +2 है, सल्फेट पे -2 है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपर पे +2 था, सल्फेट पे -2 था, कॉपर पे +2 था, सल्फेट पे -2 था। ठीक है, और आपने अभी क्वेश्चन में देखा था कि कॉपर पहले से +2 में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में जाना चाहेगा, कॉपर में जाना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से एक्सेप्ट करेगा, अरे वही तो जिंक भेज रहा है, भेजा ना, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन भेजा। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर +2 क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। कॉपर +2 चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कैच करना है। बोलो हाँ या ना। तो जैसे प्लस चिपकना स्टार्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोड कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए मेरा जिंक होता है नेगेटिव और कॉपर क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो देखो भैया 2 इलेक्ट्रॉन भेजा और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है ना, सिंपल सा बात है। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन गया एंड कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिया। एक बात पता होना चाहिए, जिंक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है और कॉपर डिपोजिटेड होता है, चिपकता है इलेक्ट्रोड में, एक्युमुलेट होता है। क्लियर। अब देखो क्या आपने ये बात फिजिक्स में पढ़ा था, देखो फिजिक्स का नाम लेने में भी डर लगता है, क्या कि जिधर से इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट साइड से कौन जाता है, करंट जाता है। ये बात पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया होगा तो करंट कहां से कहां गया होगा, कॉपर से जिंक के तरफ गया होगा। ठीक है, पर बहुत लोग को डाउट आ रहा होगा कि सर सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ तो भैया करंट कैसे आएगा, दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे एक वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है, क्या कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक ब्रिज बनाते हैं, बहुत फेमस ब्रिज है। ये देखो भैया बन गया ब्रिज, ये बन गया ब्रिज। इसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। अब आप देख सकते हो सर्किट पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। क्या ये पाइप है, नहीं। देखो क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, कंटेनिंग, कंटेनिंग देखो क्या होता है, कंटेनिंग यहां पे हम लोग लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, चाहे तो आप KCl ले सकते हो, KNO3 ले सकते हो, NH4Cl ले सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। और साथ में लेते हैं अगर अगर जेली, अगर अगर जेली। ये ना ऐसे लिखना मत, ठीक है, आपको लिखना होगा ना, तो यहाँ पे ये मान लो मैंने KCl लिखा तो यहाँ पे लिखना Cl पे माइनस होगा और K पे क्या होगा, प्लस। ऐसे क्यों लिखा ये भी बता देता हूँ, तो मैंने डेफिनेशन में लिखवा दूंगा। अभी बस एक ही एग्जांपल लेते हैं, लाइक KCl। ठीक है, क्योंकि आप अभी डायग्राम बना रहे हो ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, KCl ले लिया मैंने, और साथ में अगर अगर जेली है। जेली को हम लोग जब लेते हैं तो यहाँ पे एक पेस्ट बन जाता है जिसको बोलते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट। क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट। देखो हुआ क्या कि सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग semi solid paste, containing a semi solid paste of the inert electrolyte like KCl या KNO3 विद द अगर अगर जेली। तो एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया। पर ये लेते क्यों है, ध्यान से देखो, आपको पता है प्लस 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 बहुत बढ़ जाएगा, स्टेबल करने के लिए कोई तो चाहिए माइनस, तो ये यहाँ से कौन जाता है, Cl, तो ये इसको स्टेबल कर देगा प्लस माइनस को। अब देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, सब प्लस चिपकते जा रहा है तो खाली माइनस माइनस बच जाएगा, तो माइनस को क्या चाहिए, प्लस, तो ये इसको स्टेबल भी कर देता है, मतलब इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल करके रखता है। ठीक है ना, तो सॉल्ट ब्रिज का दो फंक्शन क्या है, पहला तो इट कंप्लीट्स द सर्किट, दूसरा इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं। और इस पूरे सेल को क्या बोला जाता है, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। एग्जाम में आएगा तो डायग्राम डायरेक्टली बना देंगे। और एक बात बताऊं, जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, आगे मैं बताऊंगा, टॉपिक आगे, फिर भी लिख देना हूं कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, 1.1 वोल्ट। याद रखिएगा, जिंक और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो आता है 1.1 वोल्ट। ये मुंह पे याद होना चाहिए। क्लियर है, जल्दी उतार लो, फिर सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करेंगे। क्लियर है ना, बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, जिंक से कॉपर, करंट कहां जाता है, कॉपर से जिंक। क्लियर है, जिंक का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि एनोड है, और कॉपर जो है वो क्या है,
कैथोड है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है, जल्दी उतारेंगे। जिंक क्या होता है, डिसॉल्व, और कॉपर क्या होता है, एक्यूमुलेट। ठीक है, चलो। चलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते चले। ओके, आ जाओ। अब देखो भैया, सबसे फेमस क्वेश्चन, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, मैंने पहले बोल दिया था। सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब containing a semi-solid paste of some inert electrolyte KCl, KNO3, NH4 etc. in अगर अगर जेली या जेलेटिन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। फंक्शन बताएंगे क्या, इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट जाएगा। एंड दूसरा, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, VVI है। 2026 में पूरा पूरा चांस है कि आपके एग्जाम में आ जाए, पूरा पूरा चांस है। ऐसा तो नहीं बोलूंगा आएगा ही आएगा, पर पूरा पूरा चांस है कि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा, एंड हुबहू आपको ऐसे ही छाप देना है। क्लियर है, जल्दी उतारो। चलो भैया, जल्दी उतारेंगे। हो गया, मेरा गैल्वेनिक सेल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से, सॉरी केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में। और ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है, जो पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वेरी फेमस क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये तो पता है कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इट इज अ डिवाइस। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बाद में देखना, पहले मेरा पॉइंट सुनो क्या है। इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से लिखा हुआ है, क्या देखो, इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि आपको पता है गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो मेरा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस ही हो रहा है ना। तो इसको और अच्छे से कैसे लिखोगे पता है, पहले लिखना, इट इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज का मतलब होता है आई डॉट ई, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। पहले आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। अब उसमें उल्टा होगा, वहां पे क्या हो रहा है, इट इज डिवाइस दैट, फिर से बोलो, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोलाइटिक, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, एंड केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एंड केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस, केमिकल एनर्जी बन रहा है और आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना। आई होप कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। गैल्वेनिक में केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। क्लियर है, चलो भैया आगे बढ़े। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया जो मेरा गैल्वेनिक सेल होता है, इसमें जो रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। आपको पता है स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तभी हो सकता है कि जब डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ये डेल्टा जी क्या है, इसको बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोला जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी। वैसे तो डेल्टा है तो बोलना चाहिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी अगर मेरा नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो गैल्वेनिक में क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। और यहाँ का तो शॉर्टकट मेरे को बताया ही था ना कि यहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। तो एग्जाम में 3 ही पॉइंट आता है, पर एक एग्जांपल जरूर लिख देना कि गैल्वेनिक सेल का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो मेरा डैनियल सेल है। डैनियल सेल है मेरा सबसे अच्छा एग्जांपल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब यहाँ पे ना इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो इसका एग्जांपल में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ठीक है, चलो भैया कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लिया हमने, समझ भी लिया, उतार लेंगे। चल चलो भैया आगे बढ़ते चलेंगे, एक एक करके समझते चलेंगे। आ जाओ, अगला क्या है कि मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। अब तुम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हो तो भैया पता भी होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन से दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था ना अभी कि Zn सॉलिड है, साथ में कॉपर +2, यहाँ पे एक्वस लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या कन्वर्ट हो गया था कि Zn +2 एक्वस
साथ में कॉपर सॉलिड। इतना बात क्लियर है? जल्दी से बता दो। ठीक है, वही रिएक्शन है ना। जिंक गया Zn+2 में, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस में होता है? एनोड में। कॉपर +2 से चला गया है कॉपर में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन किस में होता है? कैथोड में। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है आपको याद है? और एक बार, एनोड कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड। और कैथोड कहाँ लिखा जाता है? राइट साइड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिंक कहाँ गया? Zn+2। तो लिखने का तरीका कि जिंक सॉलिड है, ये डैश कहाँ चला गया? Zn+2 किस में? एक्वस में। जिंक से गया Zn+2 में। ठीक है, बीच में दिखाते हैं डबल, ये इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, फिर कहां से कहां गया? कॉपर+2 से कहां गया? कॉपर में। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉपर+2 एक्वस, और साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉपर सॉलिड। तो दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और ये कौन सा चेंबर हो गया? इसको बोलेंगे एनोडिक चेंबर, या एनोड साइड है। और ये मेरा कौन सा साइड है? कैथोड साइड है। ठीक है, एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड में क्या हो रहा है? रिडक्शन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। कभी हमारे पास ऐसा आ जाए रिप्रेजेंटेशन, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे रिएक्शन फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी गैल्वेनिक सेल को। ठीक है, चलो जल्दी उतारो फटाफट। फटाफट से उतारते हुए चलेंगे, गैल्वेनिक सेल तक हम लोग आ गए हैं। हो गया, चलो आगे बढ़े। अगला देखो क्या बोला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ये सबका डेफिनेशन पता होना चाहिए। पहले मैं डायग्राम लगाता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ना। कहाँ गया मेरा जो मैंने कंटेनर बनाया था? देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सुनना, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, लिखो डेफिनेशन लिखो फटाफट से। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, the potential आता है डेफिनेशन। the potential difference develop between the electrode and the electrolyte या electrolytic solution। the potential difference develop between the electrode and the electrolytic solution is said to be electrode potential। is said to be electrode potential, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? पर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मुझे आपको बताना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने अभी देखा था ना, आपने अभी वहां पे देखा था ना कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा गैल्वेनिक सेल है उसका जो ई नॉट शेल आता है, देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा ना। यहाँ पे आपने देखा था ना, कहाँ गया भैया, कि यहाँ पे जो ई नॉट शेल आया था वो 1.1 वोल्ट है। और ये 1 वोल्ट कब है? जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करते हैं। नॉट का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे कंसंट्रेशन हमेशा कितना होना चाहिए? 1 मोलैरिटी। तो एक लाइन लिख लेना, व्हेन द कंसंट्रेशन इज 1 मोलैरिटी, या इसको यूनिटी भी बोलते हैं, यूनिटी का मतलब होता है 1। when the concentration is 1 molarity, then it is said to be standard electrode potential। तब उसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। क्लियर है ना? तो ये सब बात अपने को पता होना चाहिए। डेफिनेशन हो गया, क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चंस कर लिया, ये भी कर लिया, डेफिनेशन पता चल गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 मोलैरिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको ना सेल पोटेंशियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल पोटेंशियल बोला जाता है। ये बेसिकली होता है क्या, मैं आपको समझाता हूं। देखो सिंपल सा बात है कि अगर मैं बात करता हूं ई सेल, इसी को बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो ये बेसिकली होता है ई ऑफ कैथोड, ई ऑफ कैथोड माइनस क्या होता है? ई ऑफ एनोड। अगर मैं बात करता हूं ई नॉट शेल का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा क्या? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस क्या? ई नॉट ऑफ एनोड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता होना चाहिए। अब मैं समझाता हूं कि सेल पोटेंशियल होता क्या है। इसको ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है ना? अब देखो आपको पता होगा ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये भी मेरा क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जैसे गैल्वेनिक सेल हमने लिया था तो वहां पे 2 इलेक्ट्रोड था। एक जगह पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जगह पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? जिसका मेरा रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। गेन ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन, आपका
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा। और जो डिफरेंस होता है इनके बीच का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेल पोटेंशियल। दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। दैट्स एन वीवीआई फॉर्मूला। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी हमें ई नॉट निकालना हो, ई नॉट शेल निकालना हो या सेल पोटेंशियल निकालना हो, तो सिंपल सा करेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? जल्दी उतार लो। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं आपको? एक क्वेश्चन करके दिखाऊं? देखो देखो, ऐसे ना मेरे पास एक रिएक्शन है, Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस टू एक्वस, ठीक है? और ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? Zn प्लस टू एक्वस, और यहाँ पे बोला है कॉपर सॉलिड, ठीक है? और यहाँ पे मुझे वैसे पहले से ही पता है कि इसका जो ई नॉट शेल का वैल्यू आता है वो कितना आता है? 1.1 वोल्ट आता है। कितना आता है? 1.1 वोल्ट आता है, ठीक है? अब मैं आपको लाके दिखाता हूँ। पहली बात, हर एक एलिमेंट का आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको याद नहीं करना होता है, उसका वैल्यू हमेशा गिवन होता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू से जो कॉपर का वैल्यू होता है वो होता है 0.34, ठीक है? 0.34। और ई नॉट ऑफ Zn प्लस टू से जो Zn का वैल्यू होता है वो होता है -0.76। ये वैल्यू पहले से डिफाइंड है, मुझे याद है, ठीक है? लिख दिया। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखना कि अगर मुझे लिखना है ई नॉट ऑफ शेल, क्या लिखना है? ई नॉट ऑफ शेल। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? ई नॉट ऑफ कैथोड होगा माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होगा, ठीक है? कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर प्लस टू से कॉपर का। तो यहाँ पे लिख देंगे ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू से। डायरेक्टली लिख दूं क्या? बार बार क्या लिखना? कॉपर प्लस टू से कॉपर है ना, तो वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.34। कितना दिया हुआ है? 0.34। या लिख ही दूं? लिखो भैया, ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू से कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड में क्या होता है भैया? ऑक्सीडेशन। Zn से Zn प्लस टू। पर लिखने का तरीका वही रहेगा जैसा हमने लिखा है, क्या? कि Zn आयन से नॉर्मल, जैसा यहाँ लिखा है वैसा यहाँ लिखेंगे, Zn प्लस टू से Zn, ठीक है? इसलिए वहां पे माइनस आया। अगर आप वैसे लिखते ना तो प्लस आ जाता। इसलिए हमेशा याद रखना कि आयन से नॉर्मल, तो यहाँ भी आयन से नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना? एकदम वैसे ही लिखना है। अब देखो भैया, ई नॉट ऑफ शेल है तो कॉपर प्लस टू से कॉपर का वैल्यू क्या दिया? 0.34 माइनस, ठीक है? देखो ना यहाँ पे Zn प्लस टू Zn का वैल्यू कितना दिया है? -0.7 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आता है? 1.1 वोल्ट, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है ना? एक बात हमेशा याद रखेंगे, ये माइनस साइन तभी आया है जब आपने ये फॉलो किया, आयन से नॉर्मल, आयन से नॉर्मल। एकदम याद रखना, हर जगह पे हमें यही करना है। क्लियर है? क्योंकि वैल्यू हमेशा इसी पैटर्न पे दिया होता है, दैट्स वाई। क्लियर है? जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। यही मेरा होता है ई नॉट शेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। आप उतारोगे? अभी तो बहुत यूज आना है, न्यूमेरिकल्स में तो हर जगह पे आएगा। बस मैंने आपका बेसिक क्लियर किया है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। EMF of the cell may be defined as the potential difference between the two terminal of the cell when either no current is drawn from it and it is measured within the help of potentiometer or vacuum tube voltmeter, ठीक है? ये अपने को बस हल्का सा MCQ के लिए पता होना चाहिए। इसको सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है? चलो, मेन चीज ये था जो मैंने आपको बताया, दैट इज द मेन थिंग, कि ई नॉट ऑफ शेल क्या होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, आयन से नॉर्मल, आयन से नॉर्मल, ठीक है? चलो आगे बढ़े। नास्ट इक्वेशन, यही तो है। दो ही तो फॉर्मूला लगेगा, या तो नास्ट इक्वेशन या कुलरॉस लॉ, ठीक है भैया? आओ मतलब देखते हैं नास्ट इक्वेशन होता क्या है। कि नास्ट इक्वेशन क्या है? अगर मुझे निकालना है भैया ई सेल, ई सेल निकालना है, तो ई सेल जो होता है वो होता है ई नॉट शेल। ई नॉट मेरा हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ई सेल मेरा नॉर्मल हो गया, सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इसको। ई सेल जो होता है वो होता है ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाय एन। अच्छा, पहले मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूँ, डायरेक्टली समझाऊंगा तो आपको डाउट आ जाएगा, ठीक है? हर जगह पे रिएक्शन से लेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगा। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया भैया? भाई सेम रिएक्शन लेते हैं, जिंक सॉलिड साथ में ले लिया मैंने कॉपर प्लस टू एक्वस, ठीक है? से बन जाता है Zn प्लस टू एक्वस, और साथ में बन गया कॉपर सॉलिड, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मुझे इसका ई सेल निकालना है, तो ई सेल जो होता है वो होता है ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाय एन। एन का मतलब होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे जिंक से कहा गया है, Zn प्लस टू में गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग? लॉग ऑफ
फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो क्या होगा, Zn+2 है और यहाँ पे क्या है, कॉपर, ये तो सॉलिड के फॉर्म में है, मैं कुछ बताऊंगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कौन है, कॉपर +2 एक्वस है और जिंक सॉलिड है। एक बात याद रखिएगा, सॉलिड का कभी भी कंसंट्रेशन हो सकता है क्या, नहीं, तो सॉलिड का हमेशा वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, तो इसको कभी नहीं लिखेंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हुआ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन, फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब फॉर्मूला हो गया। पर आप बोलोगे सर अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा तब क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे आ जाता है 2 आ जाएगा, समझ लेते हैं एक बार के लिए, तो ये जो पावर, ये जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये हमेशा पावर में चले जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चंस में आएगा, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर रहता है तो वो हमेशा किस में चल जाएगा, पावर में चल जाएगा। इसी तरह से हम लोग नस्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर लिखना चाहो तो मैं ऐसे एक फॉर्मूला बना देता हूं आपके लिए, कि मान लो ए से ए है, बी से बी है, अगर सी से सी है, प्लस डी से डी, अगर सब एक्वस है, सब एक्वस है, तो ई सेल जो होगा वो होगा ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन बाय क्या होगा मेरा, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला जो हमें यूज करना होता है, यही फॉर्मूला को बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। क्लियर है, जल्दी उतारो फटाफट से, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे एक दो अच्छे से। ठीक है, और वैसे ही मेरा एक वीडियो आ रहा है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद न्यूमेरिकल्स वहां से अच्छे से और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जल्दी उतारो। प्रिपरेशन आई होप आप सबका अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, अभी भी समय है, बस जो पढ़िए मन से पढ़िए, ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं ऊपरी ऊपरी, ठीक है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, नहीं, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ के जाइए, अपने आप पे बिलीव रखिए, बस कंसेप्ट को दिमाग में रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ बोल दे या ई ऑफ सेल बोल दे, सब एक ही चीज है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े, या सेल पोटेंशियल बोल दे, वो भी एक ही चीज है। देखो क्या बोला है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस गिवन दैट ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है। क्या मैंने भी जस्ट पढ़ाया है कि ई सेल जो होगा वो होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन। ठीक है, यही लिखा था ना मैंने, 0.59 तो नहीं लिख दिया था, हाँ ठीक है, 0.059 बाय एन लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल में कौन है, Na+2 लिखा हुआ है ना, सॉलिड को तो लेते ही नहीं है। Na+2 का कंसंट्रेशन है, स्टोकियोमेट्रिक कुछ नहीं है, बाय इनिशियल कंसंट्रेशन किसका, Ag एक्वस वाले का लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Ag प्लस का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक है तो पावर में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें ना। अगर मुझे निकालना है भैया ई सेल, क्या निकालना है बोलो जल्दी से, ई सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया है, 1.05 माइनस 0.059 बाय एन, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ है, Ni से Na+2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्ड हुआ है, तभी तो Ag प्लस से एक Ag गया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ऐसा ऐसा मैंने 2 ले लिया तो 2 गेन हो गया होगा। ठीक है, देखो सिंपल, एक देखो ना, Ni से गया Na+2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 आ गया, लॉग ऑफ Na+2, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 0.160 डिवाइडेड बाय Ag, कितना दिया हुआ है भैया, Ag का दिया हुआ है 0.002 का स्क्वायर। बाप रे बाप, करना तो पड़ेगा भैया, पूरा करेंगे। चलो आगे जाते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, देखो यहाँ पे मेरा कौन है, ई सेल है, 1.05 माइनस 0.059 बाई 2, यहाँ पे लॉग है 0.160 डिवाइडेड बाई 0.002 इंटू 0.002, ये 3 पॉइंट से ये 3 हटा, और ये 3 हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 2 जा 4, 4 से 40 बार में गया। ठीक है, अब देखो लॉग का वैल्यू मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ये 4 है और ये 0 को यहाँ दे दिए, तो log 4 इंटू 10 की पावर 4 हो गया, बोलो लिख सकते थे ना। और मुझे log का प्रॉपर्टी पता है, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, बोलिए हाँ या ना। log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.60, ठीक है, प्लस और log ऑफ 10 की पावर 4, क्या आपने log में पढ़ा था कि जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू log 10, तो log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो 0.60 प्लस 4, तो वैल्यू क्या हो गया 4.60, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, log का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट में पूरा log का वैल्यू बता दिया था। ठीक है ना, तो ये बात अपने को क्लियर होगा, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो, तो ई सेल जो होगा वो होगा 1.05 माइनस 0.059 बाई 2
इनटू कितना 4.60 और ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2.30। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.05 माइनस 0.059 इंटू 2.30। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो वोल्ट में आ जाएगा एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है ना, लॉग में कोई दिक्कत तो नहीं है। लॉग 4 का वैल्यू 0.60 होता है, ये पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ कुछ वैल्यू, जैसे log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, log 3 का वैल्यू 0.47 होता है, log 4 का वैल्यू 0.30, ठीक है, और log 10 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, उतार लो फटाफट से। चलो भैया क्लियर है। और log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। और ये भी पावर पता होना चाहिए, log का प्रॉपर्टी होता है कि log a की पावर b हो ना तो b आगे आ जाता है, तो लिख सकते हैं b इंटू log a। ठीक है, ये पावर को हम लोग आगे ला सकते हैं, ये सब log का प्रॉपर्टी होता है। जल्दी बताओ। चलिए हो गया, आगे बढ़े। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ई सेल का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है, और दूसरा क्यूसी को ही हम लोग केसी लिखते हैं। आप बोलोगे सर ये क्यूसी किसके बराबर आ गया, केसी ये क्या है। देखो ये जो आप लिखते थे ना फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम लोग क्यूसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्यूसी होता है इसी को आप, एक सेकंड पानी पी। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या मैं बता रहा था, देखो पहला चीज तो क्या कि इक्विलिब्रियम पे ईसेल का वैल्यू क्या होता है 0, और क्यूसी को ही क्या बोलते हैं केसी। क्यूसी कहता है क्या होता है, जो हमने लिखा था ना फाइनल कंसंट्रेशन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको हम लोग क्यूसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। और क्यूसी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, केसी से। और यही केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं समझाता हूँ, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि ई सेल जो होता है वो होता है मेरा ई नॉट शेल माइनस 0.059 बाय एन। अभी हमने लिखा था ना लाइक लॉग, आप देखो चाहे इसी का ले लो, ठीक है, कहाँ गया, ये था ना ni+2। यहाँ पे मेरे पास क्या था, ni+2 था और ag प्लस का स्क्वायर था, ठीक है। इस पूरे को हम लोग एक बार के लिए क्यूसी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, क्यूसी। और इक्विलिब्रियम पे ये जो क्यूसी है यही किसके बराबर आ जाता है, केसी के। और यही मुझे निकालने बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालने बोला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो क्या फॉर्मूला होगा, अगर 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 मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो रटवाऊंगा नहीं, समझो। आपको पता है इक्विलिब्रियम पे ई सेल का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो ये सब वैल्यू इधर आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना, देखना। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ई नॉट शेल इज इक्वल टू, ये माइनस को इधर ले आए तो 0.059 बाय एन, यहाँ पे कौन है, लॉग है, और इस पूरे वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, केसी लिख सकते हैं। और यही फॉर्मूला हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो क्या होगा कि ई नॉट सेल जो होता है वो किसके बराबर होगा, 0.059 बाय एन लॉग केसी। तो बस कंसेप्ट क्लियर था, नास्ट इक्वेशन में ई सेल को 0 पुट कर दिए और क्यूसी को ही केसी लिखते हैं तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम में केसी कैलकुलेट करने नहीं देता है, वो लॉग केसी कैलकुलेट करने देता है, क्योंकि एंटी लॉग आप लोग नहीं पढ़े होते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, देखो ध्यान से, बोला है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो केसी निकालने बोला है इस रिएक्शन पे। और यहाँ पे ई नॉट दे रखा है, ई नॉट वैल्यू दे रखा है रिस्पेक्टिवली। देखो अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ने फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो मेरा ई नॉट शेल होता है वो किसके बराबर होता है, 0.059 बाय एन। देखो ना अभी लिखा था ना 0.059 बाय एन, और इनटू क्या, लॉग केसी, लॉग केसी, ठीक है ना। तो मुझे केसी ही तो निकालना है, पर ई नॉट शेल कैसे निकालेंगे, अभी सिखाया था, कैथोड माइनस एनोड। ई नॉट शेल को हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, तो ई नॉट शेल निकल जाएगा। तो निकल से गया निकल, +2 में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस में होता है, एनोड में। तो कॉपर +2 से गया कॉपर में, यहाँ रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन किस में होगा, कैथोड में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से कहा गया, कॉपर में, और माइनस मैंने तरीका सिखाया था कि आयंस के फॉर्म में लिखते हैं Ni+2 से Ni में, बोलिए हाँ या ना, ठीक है।
तो माइनस आता है। अब देखो कॉपर प्लस टू से कॉपर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कॉपर प्लस टू से, हाँ, निकल प्लस टू का वैल्यू ये है, कॉपर प्लस टू का वैल्यू ये है, तो लाइक 0.34 माइनस, और निकल का वैल्यू कितना दिया है, -0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6, तो 0.69, तो ई नॉट शेल का वैल्यू आ गया 0.69। ठीक है, तो मैंने सेपरेटली सॉल्व कर दिया था, तो यहाँ पे लिख दूं 0.69 इज इक्वल टू 0.059, एन का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ है 2, और यहाँ पे क्या आएगा लॉग के सी, कितना आएगा लॉग, हाँ ठीक है लॉग के सी, तो ये ऊपर चल जाएगा, कुछ हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है ना, 3 4 5, हाँ यहाँ 59 आएगा, मेरे को लगा ही था 59। ठीक है, अब देखो 59, क्योंकि ये वैल्यू कटने वाला है ना, देखो अब ये 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 0.59 डिवाइड बाय 0.059 इज इक्वल टू क्या होगा लॉग के सी, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया, लॉग के सी। ठीक है, अब देखो, अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 3 0 आएगा, 1 2 कट गया, 59 से 59 कट गया, 2 इंटू 10 20, तो लॉग के सी जो आ गया वो आ गया 20, और केसी का वैल्यू हो गया, लॉग जाता है उधर ना, तो इसको बोलते हैं एंटी लॉग, क्या बोलेंगे एंटी लॉग, तो ये हो जाता है एंटी लॉग ऑफ 20। ठीक है, दैट्स माय फाइनल आंसर, तो केसी का वैल्यू क्या हो गया एंटी लॉग ऑफ 20, और एंटी लॉग आप लोग नहीं पढ़े हो, अगर पढ़ लिए होते तो इसका जो आंसर आता है ना वो वैसे आता है 1 × 10⁻20 आता है। ठीक है, पर आप यहीं तक छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटी लॉग नहीं देता है जनरली। ठीक है, तो वैसे अगर केसी करोगे तो होगा आंसर क्या कि 1 × 10⁻20। ठीक है, ये डैश मेरा साइन है। ठीक है, चलो, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, नेक्स्ट इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंजम्पशन आपका कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी पे। देखो क्या होता है, 2023 या 2024 पे इस पे क्वेश्चन आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन आया था। क्या, पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो गिब्स फ्री, वैसे हमें निकालना होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि डेल्टा जी नॉट हो जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है -NF E0 शेल, ये इसका फॉर्मूला होता है। एन तो वही हो गया नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ई नॉट शेल पता है, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम, ठीक है, कूलम पर मोल इनवर्स 96500, ये अपने को पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से कि डेल्टा जी नॉट होता है -NF E0 शेल। एक बात अपने को पता होना चाहिए कि अगर मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मैंने पहले ही बता दिया था कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, <0। ठीक है, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का वैल्यू >0 होना चाहिए। वो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नॉट और ई नॉट का क्या वैल्यू होना चाहिए। देखो पहली बात तो पता है कि डेल्टा जी नॉट जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और ई नॉट क्या होगा, देखो अगर ये वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए तो ये वाला वैल्यू भी नेगेटिव होना चाहिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव है, तो ई नॉट सेल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्पॉन्टेनियस के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होने के लिए ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, अगर ये भी नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव, तो फायदा नहीं होता। तो आपको पता चल गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होना चाहिए और ई नॉट सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, क्लियर है, जल्दी उतारो। अ, 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 अ। हम्म, चलो भैया हो गया, आगे बढ़े फटाफट से। अब देखो यहाँ पे कुछ वही लाइन लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था, गिव्स फ्री एनर्जी लाइज इन द फैक्ट दैट इट कैन हेल्प इन द प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर किसके लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है द वैल्यू ऑफ ई मस्ट बी पॉजिटिव, जो आपने भी देखा, ठीक है, ई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कर ही लेते हैं फटाफट से। क्या बोला है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल मींस वही गैल्वेनिक सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है -NF E0 शेल होता है, तो डेल्टा जी नॉट, एन का वैल्यू तो दिख ही रहा होगा 2, एफ का वैल्यू आपको पता है 96500 होता है, और ई नॉट शेल कितना दिया हुआ है, 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, जूल पर मोल में आएगा, जूल पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। चलो हो गया,
चलो भैया क्लियर है, आगे बढ़े क्या? ओके। अब बोला है रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल, दैट्स एन वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी। आप समझ भी नहीं सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये क्या दिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए मैंने एनसीईआरटी ले लिया कि आप अच्छे से समझ पाओगे। सुनना, इसको हटाऊं एक बार, मैं तो आप इसी को देखोगे। सुनना, आपको पता है, एक सेकंड फोन आ रहा है यार। हेलो, हेलो, सॉरी। देखो, अब समझना ध्यान से। आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल का हमने बात किया था, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से बनता है जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर बनता है, ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना आया था, मेरे को जल्दी से बता दो, कितना आया था? 1.1 वोल्ट आया था। बोलो हाँ या ना, 1.1 वोल्ट आया था। एक काम करते हैं, डायग्राम को लेके आते हैं ना, एक बार में आप समझ जाओगे। रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल, देखो एकदम था ना यही वाला, 1.1 वोल्ट आया था। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? जिंक से कॉपर। करंट कहां से कहां जा रहा है? कॉपर से जिंक। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे थोड़ा खेला करेंगे। खेला क्या? मैंने ना यहाँ पे एक ना एक्सटर्नल ईएमएफ लगा दिया। क्या लगा दिया? एक एक्सटर्नल ईएमएफ, मतलब उसको रेगुलेट करेंगे। अब देखना, पहला केस, 3 केस मैं ले रहा हूँ। पहला केस, ठीक है, डायग्राम में वापस से जाएंगे। पहला केस कि जो मेरा ईएमएफ एक्सटर्नल है ना, उसका वोल्टेज है 1.1 वोल्ट से कम। सुनना, मैं जा रहा हूं, मेरा वोल्टेज है 1.1 वोल्ट, ये मेरा सिस्टम है। मैं जा रहा हूं 1.1 वोल्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उधर से कोई एक और आ रहा है, पर उसका पोटेंशियल जो है, उसका जो ई एक्सटर्नल है वो 1.1 वोल्ट से कम है। तो मेरे को फर्क पड़ेगा क्या? मैं ज्यादा हूं, एकदम जा रहा हूं, उसको धक्का मार के उड़ा दूंगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा गैल्वेनिक सेल में अगर आप एक्सटर्नल ईएमएफ लगाते हो, अगर उसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है, तो मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा मेरा सिस्टम है वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम वापस से आ जाओ डायग्राम में, आपको क्लियरिटी देखो यहीं से आ जाएगा। देखो, पहला केस क्या था कि ई एक्सटर्नल का वोल्टेज मैंने ले लिया 1.1 वोल्ट से कम। कितना से कितना कम? बोलो 1.1 वोल्ट से कम, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? जिंक से कहा? कॉपर। करंट कहां जा रहा है? कॉपर से जिंक। कोई फर्क पड़ा नहीं। जिंक क्या होता है? डिसॉल्व। कॉपर क्या होता है? डिपोजिटेड या एक्यूमुलेट। देखो पहला पॉइंट एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, एक डायग्राम बना देंगे। केस नंबर 1, ई एक्सटर्नल लेस देन 1 पॉइंट। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? जिंक से कॉपर, हमें पता था। एंड करंट कहां जा रहा है? कॉपर से जिंक, हमें पता है। जिंक क्या होता है? डिसॉल्व होता है। एंड कॉपर क्या होता है? डिपॉजिटेड, चिपकने के लिए। बोलो हाँ या ना। केस नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 2, वोल्टेज को बढ़ाए, कितना कर दिए? 1.1 वोल्ट। अब दिक्कत है भैया, मैं भी जा रहा हूँ 1.1 वोल्ट से, वो भी आ रहा है 1.1 वोल्ट से, ना मुझे जाने दे रहा है ना मैं उसको आने दे रहा हूँ, एकदम टक्कर का मुकाबला हो गया, रुक गए। सिस्टम किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में देखो, नो फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट, ना तो इधर जा रहे हैं ना तो इधर जा रहे हैं। करंट क्या हो गया? जीरो। और यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शन। अब जब केस 3 आएगा, अब मैं फाइनली हार जाऊंगा। जब तुमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, मेरे क्षमता से बाहर कर दिया, अब वो मेरे को धक्का दे देगा और अपने साथ ले जाएगा। पहले मैं जा रहा था इधर, अब वो जाएगा उल्टा साइड। मतलब गैल्वेनिक सेल में अगर आपने पोटेंशियल को 1.1 वोल्ट से बढ़ा दिया, तो पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा था कहाँ? जिंक से कॉपर, और करंट जा रहा था कॉपर से जिंक, अब उल्टा हो जाएगा। देखो अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉपर से जिंक में, और करंट जाएगा जिंक टू कॉपर, उल्टा। पहले जिंक डिसॉल्व हो रहा था, कॉपर एक्यूमुलेट हो रहा था, अब उल्टा होगा। अब क्या होगा? देखो भैया, जिंक डिपॉजिटेड हो रहा है और कॉपर क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। ये 3 केस अपने को पता होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होगे। 1.1 वोल्ट से कम कोई फर्क नहीं, 1.1 वोल्ट पे रुक जाएगा। और 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दोगे तो पूरा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। पहले करंट उधर से इधर आ रहा था, अब करंट इधर से उधर जाएगा। पहले जिंक डिसॉल्व हो रहा था, अब जिंक डिपॉजिटेड हो रहा है। पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है। कब? जब पूरा आपका एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से क्या आएगा? ज्यादा। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। अब डैनियल सेल मेरा रिवर्स हो चुका है। इट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। एनसीईआरटी में अच्छा बना था, इसलिए मैंने पहले ही इसको एनसीईआरटी से ले लिया, ठीक है, उतार लेंगे। और एग्जाम में बिल्कुल केस नंबर 1 डायग्राम एक बना देना, खाली बस ऐसे करके एक बना देना। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, सब में 2-2 पॉइंट लिख देंगे। 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, ठीक है। चल, जल्दी उतारो फटाफट से, आगे बढ़ना है। हो गया भाई? हो गया, चलो। अगला देखो फटाफट से क्या बोला है यहाँ पे।
कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो भैया यहाँ पे ना दो तीन चार टर्म है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला टर्म जो आप फिजिक्स 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 का नाम लेने में मुझे डर लगता है। एक तो रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है, बताता हूँ देखो। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है, दो टर्म। उसके बाद मेरे को पता होना चाहिए कंडक्टेंस, और चौथा मुझे पता होना चाहिए कंडक्टिविटी। ये चार टर्म्स पहले मुझे पता होना चाहिए। क्या? रेसिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्ट, रुकावट, करंट को जाने नहीं देना, रोकना है। और ये आप पहले पढ़ चुके हो। रेसिस्टेंस को मैंने आर से दिखा दिया एक बार। और रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाय ए। ज्यादा डिटेल में जाने का भी उतना समय नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितना बड़ा लेंथ होगा वायर का उतना ही ज्यादा रेसिस्ट होगा। और एरिया अगर कम कर दोगे तो रेसिस्टेंस क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो दोनों प्रोपोर्शनल था। आपका प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। और रेसिस्टेंस का जो आपका ये कांस्टेंट होता है इसी को बोलते हैं क्या? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? रेसिस्टिविटी आपका एल बाय ए। और रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है इसी को ओम बोला जाता है, ठीक है ना। और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? आप देख भी सकते हो। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? इसको रो से दिखा देते हैं। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? ए ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा आर इंटू ए बाय एल। दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। आपको पता है रेसिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और कंडक्टेंस जितना कम होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कंडक्टेंस मतलब कंडक्ट करना, रेसिस्टेंस मतलब रोकना। कंडक्टेंस को हम लोग जी से दिखाते हैं और जी का वैल्यू जो होता है वो 1/r होता है, उल्टा, ठीक है। सिमिलरली कंडक्टिविटी इसको कैपा से दिखाते हैं, स्मॉल के होता है। और कैपा जो होता है वो 1 क्या होता है? रेसिस्टिविटी होता है, बस और क्या, ठीक है। तो कंडक्टेंस का उल्टा होता है रेसिस्टेंस और कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है? रेसिस्टिविटी। और दोनों का फॉर्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, जल्दी से उतार लेंगे। बहुत कम चांस होता है कि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाए। डायरेक्टली डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली, ठीक है, जल्दी उतार। हो गया? आगे बढ़े। देखो भैया, अगला मेरे को पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम आएगा। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कैपेम से दिखाते हैं, दैट्स कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला होता है के मतलब कैपा, कैपा का मतलब होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। बाई सी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। और कंसंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, मोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कैपा आपका जो कैपेम है मोलर कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। कैपेम क्या होता है? के बाई सी, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। इनटू थाउजेंड, इनटू थाउजेंड करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेम क्या होता है? के बाई सी, सी कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। और आपको पता होना चाहिए कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये होता है मेरा मोलैरिटी जो सॉल्यूशन में बताया था, ठीक है। तो कैपेम क्या होता है? के बाई सी इंटू थाउजेंड। और इसका यूनिट क्या होता है? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत काम आने वाला है इसका फॉर्मूला, डायरेक्टली आपको काम आएगा, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं कि वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, समझना। देखो एमसीक्यू में हजारों बार पूछ दिया है, इसलिए मैं इसको आराम से समझाऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट होता है उसको ध्यान से देखेंगे। देखो आपको पता है ये सॉल्यूशन है, वॉल्यूम है मेरे पास, ये भैया वॉल्यूम है, ठीक है। पानी है, कुछ भी मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। इस पे मैंने कुछ मिला दिया। क्या मिला दिया? NaCl मिला दिया। तो आपको पता है NaCl को मिलाएंगे तो ये टूट जाएगा। Na पे प्लस होता है, Cl पे क्या होता है? माइनस। इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा पानी में आयंस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट क्या है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन विद डाइल्यूशन। देखो आपको पता है डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। सुनना, मान लो मेरे पास एक NaCl था ना, मैंने लिखा Na प्लस Cl पे माइनस, अच्छा खासा कंडक्ट कर रहा था, कंडक्टिविटी अच्छा खासा था। तुमने क्या कर दिया? वॉल्यूम को बढ़ा दिया। पहले वॉल्यूम इतना था तो ठीक था, तुमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, बोलो ना, वॉल्यूम को बढ़ा दिया।
तो वॉल्यूम को तुमने जब बढ़ा दिया तो इसका इफेक्ट तो कम हो गया ना। पहले क्लास में 2 बच्चे थे तो पूरा ध्यान देते थे, अब क्लास में 1000 बच्चे आ गए हैं तो क्या उसका वैल्यू रह गया? उसका वैल्यू नहीं रह गया। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने कि जब आपने डाइल्यूशन कर दिया, क्या कर दिया? डाइल्यूशन कर दिया, तो कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? कि नंबर ऑफ आयन, सुनो लिखो, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम अब क्या हो चुका है? कम। पहले इतने वॉल्यूम में इतना आयंस था, तुमने डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो नंबर्स ऑफ आयंस जो हो गए वो कम हो गए एज कंपैरिजन टू पूरे के। तो नंबर्स ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या करने से? डाइल्यूशन करने से। डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि आयंस क्या हो जाते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अगला बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखना ध्यान से क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? K बाई सी होता है। C का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऊपर चला गया, बोलिए हाँ या ना। अब डाइल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? वॉल्यूम को बढ़ाना। तुमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो याद रखेंगे कंडक्टिविटी तो कम हो जाता है, पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लिखो ये सब लाइन लिखो। कि कैपेम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या करने से? डाइल्यूशन करने से। ठीक है, ये 2 वीवीआई चीज है जो आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। एमसीक्यू में आ जाए या कोई भी फॉर्म में आ जाए। क्लियर है? जल्दी उतारो फटाफट। चलो हो गया, लिख लिया ना। अब मेरे को ना आपको कुछ बातें और बताना है। ठीक है, आगे एक टॉपिक पढ़ना है कोलरॉस का, उसके लिए हमें एक बात जरूर जानना है, ग्राफ जानना है। देखो, 2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो अच्छे से डिसोसिएट हो जाता है, लाइक NaCl, KCl। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अच्छे से डिसोसिएट नहीं होता, लाइक एसिटिक एसिड। ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ पे आपको ना एक वर्ड पढ़ाना है, क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, समझना ना। आप बोलोगे सर मोलर कंडक्टिविटी तो आपने बताया था, कैपेम जो होता है वो होता है मेरा मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और कैपेम नॉट जो मेरा होता है वो होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना। और इसमें एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि कैपेम इज इक्वल टू कैपेम नॉट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। ये अपने को ग्राफ एकदम मुंह पे, मतलब ये इक्वेशन है, इसका मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ। ग्राफ से कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपको पता होना चाहिए। टाइम बहुत कम है तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना हमें जाना है, इतना बता दूंगा कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, कैपेम क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी। कैपेम नॉट क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए कांस्टेंट और सी मेरा क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेशन है। सी मेरा यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये मान लो मेरा m है, ये मेरा मान लो x है, और ये मेरा c है। आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बताया था, कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू mx प्लस c पे ग्राफ बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है फिजिकल में खाली ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरा कौन है? कैपेम है, दैट्स कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ सी है, दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन। बुक में देखोगे तो सी की पावर 1/2 लिखा होगा। ठीक है ना। अब ध्यान देना, आपको मैं बताने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया है लाइक स्ट्रेट। ठीक है, ये ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। देखो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ कैपेम का। कैपेम क्या होता है? K बाई सी। सी मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को बढ़ाइएगा तो कैपेम का वैल्यू घटेगा, कंसंट्रेशन को घटाइएगा तो कैपेम का वैल्यू बढ़ेगा। आप देख भी सकते हो कि कैपेम यहाँ पे ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कम है, कैपेम धीरे धीरे कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। देखो ना, कैपेम कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब कैपेम और कंसंट्रेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात दिख रहा था आपको? ओके, अब ध्यान देखना। अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन को अगर पीछे ले जाते हैं, अगर मान लो कंसंट्रेशन 0 हो जाए, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, देखना, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, कंसंट्रेशन अगर 0 पे आ जाए
तो क्या होगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। कैपेम किसके बराबर आ जाएगा, कैपेम नॉट के। कैपेम किसके बराबर आ जाएगा, कैपेम नॉट के। व्हेन द, सुनो ना, when the concentration approaches to zero, पीछे देखो, पीछे 0 आ रहा है। when the concentration approaches to zero, then CAPM is said to be limiting molar conductivity, और इसी को तो इंटरसेप्ट बोलते हैं, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। तो कैपेम नॉट बेसिकली क्या है, when the concentration approaches to zero, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट पूरा हो जाएगा। जब वो 0 के करीब आ जाएगा तो कैपेम का वैल्यू ही क्या हो जाता है, कैपेम नॉट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है, लाइक KCl, लाइक KCl, लाइक NaCl, ठीक है, पूरा टूट जाता है। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा नहीं टूटता है, उसका कंसंट्रेशन तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, 0 हो रहा होते 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 एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और वो डिसोसिएट नहीं होगा। लाइक ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, लाइक CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हो गया। ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसका कंसंट्रेशन 0 नहीं होगा, एक टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग में कैपेम किसके बराबर आ गया, कैपेम नॉट के, और वीक में नहीं आया, वो ग्राफ कैसा हो गया, एक बार के बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मुझे कैपेम नॉट निकालना है तो हम लोग कुलरॉस लॉ का यूज करते हैं। टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट वी यूज कुलरॉस लॉ। स्ट्रॉन्ग के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, वीक के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वीक का कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिया, ये पता होना चाहिए इक्वेशन। स्ट्रॉन्ग का कैपेम आ जाता है कैपेम नॉट के बराबर, क्यों, कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होता है, तो ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है ना, चलो आओ भाई फटाफट से देखें कुलरॉस लॉ क्या होता है। देखो कुलरॉस लॉ क्या बोलता है, वैसे डेफिनेशन लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ एक लाइन में। देखो अगर मुझे कैपेम नॉट निकालना है NaCl का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जैसे स्ट्रॉन्ग का ले लिया मैंने एग्जांपल। अगर मुझे कैपेम नॉट निकालना है NaCl का, तो कुलरॉस ने क्या बोला कि आप ना इसका इंडिविजुअल आयंस को जोड़ दीजिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे Na प्लस और Cl माइनस होता है, तो मैं लिखूंगा कैपेम नॉट ऑफ Na प्लस प्लस कैपेम नॉट ऑफ Cl माइनस, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप जोड़ के लिख दीजिए, आंसर आ गया। पर एनसीईआरटी में यहाँ पे कैपेम नॉट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, और यहाँ पे लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। अगर मुझे लिखना है ना कैपेम नॉट ऑफ NaCl, तो इंडिविजुअल आयंस का जो वैल्यू है उसको जोड़ के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिखना है, तो अगर मैं लिखता हूँ कैपेम नॉट ऑफ CH3COOH, तो आप लिखोगे लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस, ये एसिटेट आयन है, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। देखो वही लिखा हुआ है क्या, कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, डिसोसिएशन हो गया और नहीं होगा, each ions makes a definite contribution towards the molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of the other ions with which it is associated। ठीक है, हर एक आयंस का अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है, उसको जोड़ देंगे तो आपका फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा। दैट इज द मेन कंसेप्ट जो कुलरॉस ने बोला था। क्वेश्चंस करोगे तो क्लियरिटी और अच्छे से आएगा। ठीक है, जल्दी उतारो फटाफट से इसको। हाँ, हो गया। आओ एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से ना। एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने, इजी क्वेश्चन नहीं लिया, यहाँ पे एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने डायरेक्टली रीजनिंग वाला क्वेश्चन ले लिया, जहाँ बेसिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या बोला है कि कैपेम नॉट ऑफ NaCl, HCl, NaAC का सबका पूरे का वैल्यू दे रखा है। बोला है कैपेम नॉट ऑफ HAC, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा हूँ इसको रीजनिंग वाला क्वेश्चन बोलते हैं। ध्यान से देखो, देखो कैपेम नॉट ऑफ NaCl, इसका वैल्यू कितना है, 126.4। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये वैल्यू किसका दिया हुआ है, ये वैल्यू किसका दिया हुआ है, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, कितना दिया हुआ है, 126.4 दिया हुआ है ना, मतलब दोनों का इंडिविजुअल सम को भी तो लिख सकते थे। ओके, फिर मेरे को दिया हुआ है कैपेम नॉट ऑफ HCl, कितना दिया हुआ है, 425.9। ठीक है, मतलब H प्लस Cl माइनस का वैल्यू दिया हुआ है। फिर अपने को दिया हुआ है कैपेम नॉट ऑफ, कहाँ गया, NaAC, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट, 91.0, सबका यूनिट वही है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, बोला है कैपेम नॉट ऑफ, क्या बोला है ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैपेम नॉट ऑफ
HAC। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस। अब बोलोगे सर अब इसका वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो कैसे जोड़ के लिखेंगे? यही तो मजा है इस क्वेश्चन का। फ्रॉम द यूजिंग ऑफ दिस थ्री डेटा वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैप एम नॉट ऑफ HAC। पर कैसे, दैट इज द मेन पॉइंट। आओ इसको मैं मिटाता हूँ स्पेस के लिए, ठीक है? अब देखना, देखो कंसेप्ट को पकड़िएगा तो एक बार में हो जाएगा। देखो मेरे को निकालना है कैप एम नॉट ऑफ HAC, यही निकालना है ना, मतलब H प्लस और AC माइनस होना चाहिए। तो ढूंढो H और AC किसमें है? H मेरे को इसमें दिख रहा है और AC मेरे को इसमें दिख रहा है। तो मैंने क्या किया देखना, मैंने इसको उठाया कैप एम नॉट ऑफ HCl, कैप एम नॉट ऑफ HCl, ठीक है? पर जब आपने HCl उठाया तो इसमें आपको क्या क्या वैल्यू मिल गया? लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस मिल गया जो मुझे चाहिए था। पर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वैल्यू मेरे को मिला है, वो है लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, जो मुझे नहीं चाहिए पर मेरे पास आ गया। तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है? हटाएंगे कैसे? Cl किसमें है ढूंढो, Cl इसमें है। पर अब ये जो वैल्यू लेंगे वो माइनस में लेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा ना। तो मैं लेता हूं माइनस कैप एम नॉट ऑफ NaCl। जब तुमने ये लिया ये तो प्लस में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, फिर यहाँ माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ये प्लस था, ये मेरे को नहीं चाहिए था, तो ये से ये कट गया। अब ये फिर एक्स्ट्रा आ गया, ये माइनस Na मेरे पास एक्स्ट्रा, इसको हटाना पड़ेगा। अब Na किस में है? देखो Na इसमें है। अगर ये माइनस में है तो इसको किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कैप एम नॉट ऑफ, क्या है भैया? NaAC। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस। तो देखो भैया ये प्लस से ये माइनस कट गया, तो मेरे को क्या चाहिए था? लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC माइनस। दोनों को जोड़ेंगे तो यही वैल्यू आ गया। मतलब ये वैल्यू लाने के लिए मुझे ये लेना पड़ा, उसको इसमें से ये माइनस करना पड़ा, फिर ये जोड़ना पड़ा, तो मेरे को फाइनल इक्वेशन मिल गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा? HCl का वैल्यू कितना है? 425.9 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस माइनस NaCl का वैल्यू कितना है? NaCl का 126.4 प्लस NaAC का वैल्यू कितना है? 91.0। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो मेरा फाइनल आंसर है। यूनिट क्या होगा? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है? तो इक्वेशन बना बना के आराम आराम से मैंने क्या देखा, H एक को पकड़ो, H है ना, H किसमें? इसमें एक प्लस है तो अगला माइनस होगा, अगला माइनस है तो फिर वो क्या होगा? प्लस होगा। सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू बचेगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है? जल्दी उतारिए। चलो हो गया, आगे बढ़े फटाफट। ओके, अगला दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक की तरफ पढ़ चुके हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? प्रोसेस है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आयंस टूट जाता है। बोला है द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स मोल्टेन और डिसॉल्व स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे लिया था ना मोल्टेन NaCl, तो वो टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जहां पे आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड होगा, या जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? सिंपल था ये, तो कुछ खास था नहीं होता, ठीक है? उतार लेना, डेफिनेशन उतारना चाहो तो। चलो मेन पार्ट हमारा हो गया है। नाउ एक लास्ट पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बचा है, दैट्स कॉल्ड फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। इसका डेफिनेशन और एक न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडे ने क्या बोला? सिंपल सा बात बताऊं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा मास मिलेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा मास मिलेगा। मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है Q को ही IT बोलते हैं, Q इज इक्वल टू IT। और प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे Z आता है, तो M हो जाता है ZIT। और यहाँ पे Z क्या है? इसको ECE बोलते हैं। ECE क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ये तो मैंने बस ऊपर ही ऊपर समझा दिया, पूरा बताता हूँ। देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सिंपल सा मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा चार्ज, या जितना ज्यादा चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा मास। क्या बोला देखो, दिस लॉ स्टेट दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड, मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, मास किस में आएगा? इलेक्ट्रोड में ही ना। एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट।
जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको मास किस में देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी और Q इज इक्वल टू IT होता है। ZIT एग्जाम में कभी भी आएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ। और ये पूरा पूरा चांस है, मैं बोलता हूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI है 2026 के लिए, इसका डेफिनेशन और साथ में ये जरूर दिखाइएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of electricity passed through it या pass through the electrolyte। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से इसको उतारिए, इस पे एक न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं। ठीक है, चलो, ये डायरेक्टली नहीं बनेगा फॉर्मूला से, आप सोचोगे, क्योंकि Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, हर जगह पे दिया हुआ नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, हो गया। एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको पता है Cu+2, और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में जाना चाहता है, कॉपर में जाना चाहता है। ठीक है, रटा वही है। ठीक है, क्या बोला है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स तक इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया है विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। तो बोला है भैया कितना मास डिपोजिटेड होगा, तो देखो भैया Q तो निकालो। Q इज इक्वल टू IT, I का वैल्यू कितना है, कहाँ है I, 1.5 एम्पेयर, टाइम दिया है 10 मिनट्स। ठीक है, और मिनट्स को किस में चेंज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड में करना होगा, नहीं तो खेला हो जाएगा। यहाँ पे टाइम को सेकंड में लेते हैं, पॉइंट हटाएगा तो जीरो होगा, जीरो से जीरो 15 6 जा कितना होता है 90, 900 कूलम। कितना आ गया भैया, 900 कूलम। तो भैया आपने 900 कूलम चार्ज दिया है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा मास। तो मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक मुझे एक तरीका बता रहा हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉपर ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कितना फैरेड लगेगा भैया, 2 फैरेड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होता तो 3 फैरेड, अगर 5 इलेक्ट्रॉन होता तो 5 फैरेड, 6 इलेक्ट्रॉन होता तो 6 फैरेड। हमेशा याद रखिएगा, हर जगह पे यही कंसेप्ट यूज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना फैरेड यूज होता है, 2 फैरेड। ठीक है, और ये 2 फैरेड कब यूज होगा, 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए। ठीक है, कॉपर+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग के पास 2 फैरेड लगता है। और 2 फैरेड में कितना मोल कॉपर लिया गया भैया, 1 मोल कॉपर। और आपको पता है 1 मोल कॉपर में कितना ग्राम होता है, नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताऊं क्या, ठीक है रुक जाओ, रुक जाओ, इसको गोली मारो, नहीं समझ में आया ना, रुक जाओ। मेरे को बस इतना बता दो कि कॉपर जो है, इसका जो मोलर मास होता है ना यार, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक मास बोलो, ये कितना होता है 64। एनसीईआरटी में 63 दिया है, पर हम लोग 64 लेके चलते हैं। ठीक है ना भैया, ओके। अब ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है। अगर मैं बोलूं मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम बा मॉलिक्यूलर मास, या एटॉमिक मास बोल लो, यहाँ तो एटम है। ठीक है ना, अब वेट नहीं पता, मेरे को पता है 1 मोल कॉपर है। कॉपर का कितना मोल है भैया, 1 ही ना मोल है यार, एक कॉपर तो 1 ही ना मोल, तो मोल 1 है। वेट नहीं पता, मोलर मास कितना है 64, तो यहाँ से वेट कितना आ गया 64 ग्राम। इतना बेसिक में बता रहा हूँ, मुझे बस यही बताना था कि 1 मोल कॉपर में कितना ग्राम होता है, 64 ग्राम। बस लो इतना, अब ठीक है। मोल क्या होता है, वेटिंग ग्राम बाय मोलर मास, मोल 1 है, वेट नहीं पता, कॉपर का मोलर मास 64 होता है या एटॉमिक मास 64 होता है, तो वेट आ गया 64। अब क्लियर हो, मिटा देता हूं इसको, उतार लीजिएगा। तो अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे आपको पता चला कि कॉपर का 1 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, तो यहाँ पे 2 फैरेड आपका चार्ज लगेगा फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फैरेड। और 2 फैरेड कब लगता है, जब मेरे पास कितना कॉपर था, 1 मोल कॉपर था, और 1 मोल कॉपर का वेट कितना होता है 64 ग्राम। कितना ग्राम, 64 ग्राम। क्या समझा रहा हूं, अगर मेरे पास 64 ग्राम मेरे को वेट मिला है, तो कितना फैरेड यूज हुआ होगा, 2 फैरेड चार्ज। और आपको मैंने बताया था कि 1 फैरेड का वैल्यू कितना होता है, 96500 कूलम। ठीक है, ये हमेशा तरीका याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं लिखता 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 फैरेड, तो 3 फैरेड यूज हुआ है 1 मोल में, और 1 मोल का वेट कितना होता है 64 ग्राम। क्लियर है ना, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो 2 इंटू 96500, इतना चार्ज, इतना कूलम चार्ज यूज होता है किसके लिए, किसके लिए, 64 ग्राम के लिए। पर मेरे को चाहिए कितना में, 900 कूलम में, तो 900 कूलम में कितना होगा, अरे यार क्या हो रहा है। हाँ जी भैया, तो 900 कूलम में कितना यूज होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो भैया। कैसे लगाएंगे यूनिटरी मेथड, इतने में इतना, तो 900 में कितना होगा, मैं बोलूंगा 64 डिवाइडेड बाय
2 × 96500, 64/2 × 96500 इंटू कितना 900। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, वैल्यू बहुत कम आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो उतना ग्राम मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आपका क्या हुआ है, आपका गेन हुआ है। तो फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन वी यूज 2 फैरेड। 2 फैरेड में हमेशा कितना यूज होता है 1 मोल। 1 मोल में कितना वेट होता है 64 ग्राम। तो 64 ग्राम में इतना कूलम चार्ज, तो इतने में कितना आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं लगा सकते ZIT से, तो इस तरीका से हमें लगाना पड़ता है। जल्दी उतार लो। डिंग डिंग डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर 2 फैरेड। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता तो 6 फैरेड। 6 फैरेड मतलब 1 मोल। 1 मोल का कितना वेट होता है सिखा दिया, मोल होता है वेटिंग ग्राम बाय मोलर मास। तो इतने में इतना तो कितने में कितना आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। अगला आता है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वहां पे एक इलेक्ट्रोड लिए थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लेंगे और दोनों को सीरीज में लगा देंगे। सेम चीज, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज्यादा मास। सेम कंसेप्ट है। वो क्या बोला है कि when the same quantity of electricity is pass through different electrolyte connected in series, then the mass of the substance liberated at the electrode are in the ratio of their केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। यही तक आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि मान लो मेरे पास सिल्वर है या कॉपर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मास दिया हुआ है। ए में कौन दिया हुआ है देखो, इफ 2 सेल कंटेनिंग AgNO3 यहाँ पे दिया होगा, पास देन द रेशियो ऑफ द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन कैथोड टू दैट ऑफ सिल्वर। तो मास ऑफ कॉपर, ठीक है, बाय मास ऑफ सिल्वर जो होगा वो किसके बराबर होगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रोड है ना, किसके बराबर होगा, देयर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। ये सबसे न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, मैं आपको सही बताऊं, बस डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे एक इलेक्ट्रोड लिए थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उसका मास का जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर। ठीक है। चलो आगे बढ़े। बैटरी क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। अ सेल दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल वेयर द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 2 टाइप का बैटरी होता है, एक प्राइमरी बैटरी और एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी को हम लोग वापस से रीयूज नहीं कर सकते, सेकेंडरी बैटरी को वापस से हम लोग रीयूज कर सकते हो बाय चार्जिंग। ठीक है, ये पॉइंट्स पता होना चाहिए। डिफरेंस पूछा जाता है। देखो प्राइमरी बैटरी का, the reaction occurs only once and after the use over a period of time the battery becomes dead and cannot be reused again। पहला पॉइंट, ठीक है भैया, उसको वापस से यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगला पॉइंट, इसका जो मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल, इसको लेक्लैंचे सेल बोलते हैं, ड्राई सेल भी बोलते हैं। देखो लिखा होगा द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल ऑफ दिस ड्राई सेल आल्सो नोन एज लेक्लैंच सेल। ठीक है, विच इज कॉमनली यूज्ड इन किसमें, आपका ट्रांजिस्टर में यूज होता है, घड़ी में यूज होता है ना वो वाला निप्पो वो वाला बैटरी या ड्यूरासेल का जो बैटरी आता है। ठीक है। इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.5 वोल्ट होता है, पता होना चाहिए। द मेन थिंग, रिएक्शन इसमें एनोड में कौन है, कैथोड में कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर। इसमें जिंक का कंटेनर होता है दैट एक्ट एज एन एनोड, जो एनोड की तरह काम करता है। एंड द कैथोड इज द कार्बन ग्राफाइट रॉड सराउंडेड बाय द पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि एनोड में कौन है और कैथोड में कौन है। ठीक है, और इसका एक रिएक्शन दिया हुआ है जो आप याद करेंगे, एनोड में जिंक वाला है, कैथोड में MnO2 वाला है। ठीक है, बस 3 पॉइंट तो अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर डिफरेंस में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, NCERT का लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक और सेल आता है, मर्क्यूरी सेल आता है, जो छोटे छोटे घड़ी में यूज होता है ना, मर्क्यूरी गोल टाइप का जो होता है, आपने देखा होगा मर्क्यूरी सेल जो होता है। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स एंड वॉचेस में यूज होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मर्करी एमेल्गम एट एनोड एंड पेस्ट ऑफ HgO कार्बन एज द कैथोड। और इसका जो सेल पोटेंशियल यहाँ बोल सकता हूँ, वही सेल पोटेंशियल कितना होता है 1.35 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसका होता है 1.5 है और इसका कितना है 1.35। MCQ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछा जा सकता है कि मर्क्यूरी सेल कब का कहाँ पे यूज होता है, तो वॉचेस में यूज होता है, गोल टाइप का होता है ना, NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, पर बस समझने के लिए। ठीक है, चलो ओके। अगला आता है भैया सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी आपको पता होगा जहां पे बड़े बड़े उसमें यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, जो वापस क्या होता है रिचार्ज हो सकता है। देखो, अ सेकेंडरी सेल आफ्टर द यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड अगेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट पास करके वापस से चार्ज कर सकते हैं।
A good secondary cell undergoes large numbers of discharging and charging circuit. जितना बार चार्ज डिस्चार्ज जितना अच्छा हो पाएगा उतना ही वो लंबा चलेगा बैटरी, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लीड स्टोरेज बैटरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स में यूज होता है। अब इसका देखो, इट कंसिस्ट ऑफ लीड एनोड एंड a grid of lead packed with lead dioxide as cathode। लीड है मेरा एनोड में और लीड ऑक्साइड मेरा किस में है, कैथोड में। एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट लाइन, a 38% solution of sulfuric acid is used as an electrolyte। और यहाँ पे इसका एनोड और कैथोड का रिएक्शन दिया हुआ है एंड दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट द बैटरी एंड दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने थ्योरेटिकल पार्ट पूरा देख लिया। प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी का डिफरेंस देख लीजिएगा, जो 3-4 पॉइंट मैंने बताया है। फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वन शॉट का थ्योरी पार्ट कर लिया है। क्वेश्चंस का एक वीडियो आ रहा है, क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा तो और भी क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।